जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्कॉलर स्पायर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व कर दिया था, वो पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे और वो भी बहुत ही बेहतरीन सवाल थे जिसको हमने साथ मिलकर सॉल्व किया है। ठीक है, तो अभी जो हम ये नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या नाम है? एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है जैसा कि इसका नाम में पहला ही वर्ड है एप्लीकेशन, मतलब क्या करना है, हमने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इस लेसन में, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सभी कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, इस टॉपिक में अप्लाई करना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये मैंने एग्जाम्पल 1 लिख के रखा है। तो ये क्या है? ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये एक सॉल्व एग्जाम्पल है। बुक में आपको सॉल्व करके दिया है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है। और कुछ ऐसे 1-2 एग्जाम्पल हम और देखेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, जो कि एक दूसरे वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चन या फिर इन्हें हम प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ऐसे प्रॉब्लम को बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है ये? वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोलते हैं इसे? वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, ये स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लगते हैं। ये स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आते। तो इन वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है, सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो है वो है समझना आना चाहिए। ठीक है, जो भी सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो हमें समझने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, ज़्यादातर क्या होता है मैथमेटिक्स में, आपको समझना आना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि आप समझो उस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में क्या दिया होता है। ठीक है, तो क्या दिया होता है मतलब गिवन डाटा क्या होता है क्वेश्चन में, वो हमें अगर हमें समझ गया तो हम फॉर्मूलाज वगैरह यूज़ करके क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें समझना क्या होता है। देखो, वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैथमेटिकल फॉर्म मतलब क्या हो गया, देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब उन्होंने क्या किया है, जो भी इक्वेशंस थे उनको क्या किया है, उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया है, उन इक्वेशंस को कहीं पे अप्लाई किया। बट फर्क क्या है, सब इसके पहले हमने डायरेक्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था, बट अभी क्या है, अभी उन्होंने उस इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिख दिया है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, इनको क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा, और उसके बाद समझने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, कौन से स्टेटमेंट को कैसे हम इक्वेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा। देखो, जितना मैं बोल रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा ईजी ये प्रॉब्लम होते हैं। जितना मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा ईजी इसको सॉल्व करना होता है। क्या होता है? इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे ही ये समझ में आएगा। तो इसमें कुछ स्टेप भी होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे वैसे हम सॉल्व तो करते जाएंगे, बट इसमें कुछ स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए पढ़ना आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं, 1-2% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको पढ़ना नहीं आता है। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं स्पोर्ट्स में, डांस में बहुत अच्छे होते हैं, पर वो पढ़ाई में थोड़े से वीक होते हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो थोड़े से वीक होते हैं, क्योंकि वो स्कोर तो कर लेते हैं, वो पास तो हो जाते हैं, बट उनका इंटरेस्ट किसी और जगह ज़्यादा होता है। जैसे कि स्पोर्ट्स में मैंने बोला है, डांस में मैंने बोला है, या फिर कोई अदर एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे ऐसे अदर एक्टिविटीज़ होते हैं, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। तो ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जो है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाते हैं, क्योंकि वो उनका ज़्यादातर टाइम अपनी इंटरेस्ट पे देते हैं। इसका मतलब क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, डांस हो गया, सिंगिंग हुआ, तो वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम देते हैं। इसलिए उनको पॉसिबल नहीं होता कि वो मैथमेटिक्स में या फिर ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो उनको डिफिकल्ट जाते हैं, तो उनको टाइम ना देने की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम साथ मिलकर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा टाइम देते हैं, इनको समझते हैं, और समझने के साथ साथ ही मैं आपको स्टेप भी बताऊँगा कि इनको कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट तो दे दिया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल जो दिए है, ये वाले जो एग्जाम्पल है, इनको क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं भी नया हूँ, आप भी नए हो, आप 10th स्टैंडर्ड में पहली बार पढ़ रहे हो, मैंने तो 10th स्टैंडर्ड पढ़ के 8-9 साल हो गए मेरे। तो ठीक है,
8-9 साल मेरे हो गए, फिर भी हम ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर आया आंसर तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम नहीं आया इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आता ही नहीं है। ठीक है, फिर से एक और बार सॉल्व करके देखेंगे। पर मुझे पता है अगर आप और मैं मिलके अगर सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपना बुक और पेन उठाओ और चलो शुरुआत करो प्रॉब्लम पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है ये, बुक में इसका आंसर दिया गया है स्टेप वाइज। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं स्टेप को फॉलो करके क्या करते हैं, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन में क्या दिया है प्रॉब्लम में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है जिसमें क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है। तो इसका पेरीमीटर कितना दिया है, इसका पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है इसका, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है ज़्यादा है, कितने से, ब्रेथ के डबल, और उसमें भी 2 से ज़्यादा है। ठीक है, 2 से ज़्यादा है। तो क्या करना है हमें, लेंथ और ब्रेथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो लेंथ है और ये जो ब्रेथ है उसको हमें फाइंड आउट करना है, वो कितना है। हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो और ये 30 सेंटीमीटर हो सकता है ये 20 हो, ये भी 20 हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम सिंपल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। इसमें गिवन नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसमें गिवन में कुछ नहीं होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में अगर आप बोल दो तो मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे आंसर नहीं लिखते, इसीलिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जब भी आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो अपना प्रॉब्लम लेके, तो वो आपको सॉल्यूशन देते हैं, बट ये सिर्फ एक बोलने की चीज़ है, वो आपको सॉल्यूशन नहीं देते, वो दूसरी बातें करते हैं जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो देखो अभी क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या बोला उन्होंने, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है उसकी, उसके ब्रेथ से डबल, और उसमें 2 से ज़्यादा। ठीक है, उसमें भी 2 से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है, नहीं पता है। तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती है, एल होती है, अगर मैं इसको एक्स लेता हूँ और ब्रेथ को क्या लेता हूँ, वाई, तो चल जाएगा, अपना काम बन जाएगा। ठीक है, लेंथ को हम पकड़ के चलते हैं कि वो x है और ब्रेथ को हम पकड़ के चलते हैं कि वो y सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमें पता नहीं ना तो फिर ले लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड ब्रेथ बी y सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी ली है हमने, x सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी ली है, y सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझा। हमने कंसीडर किया है कि लेंथ क्या है उसकी, x सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है, y सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं, आप a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, m ले सकते हो, n ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझा कि आपको कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या दिया है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट मतलब होता है कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, उन्होंने बोला पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे हम, ब्रेथ की जगह लिखेंगे y इज इक्वल टू कितना होता है, 40। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी, x है, और ब्रेथ क्या है हमारी, y है। देखो ये 2 को उधर शिफ्ट कर दो, मतलब क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चल जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40/2, 2 जा होता है 4 और ये बचा 0, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे, आप बोलेंगे सर 20 बचा। ठीक है सर, 20 लिख देते। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, क्या करना है, इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। बस इन गधों ने क्या कर दिया, इसको वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, इतना सिंपल है। ठीक है, अभी दूसरा क्या बोला है उन्होंने, लेंथ के बारे में बोला है। देखो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम
फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की, ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है, देखो अभी हमने लेंथ कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू वो कितनी है, उसके ब्रेथ, उसकी ब्रेथ क्या है y, देखो ब्रेथ क्या है y, और उसकी भी क्या है डबल, ब्रेथ के डबल, ठीक है, ब्रेथ के डबल मतलब क्या होगा 2y, और क्या बोला है रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, मोर देन मतलब प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 2, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारा लेंथ, क्या बोले डबल देन इट्स ब्रेथ मोर देन 2, ठीक है, तो ये मोर देन मतलब 2। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो मुझसे 2 साल से बड़ा है, और मैं बोलूँ कि मेरी एज अगर 20 साल है, तो आप क्या बोलोगे सर आपके दोस्त की एज कितनी है, 22 साल है, इसका मतलब आपने क्या किया 2 इसमें ऐड कर दिया ना, तो वही हमने क्या किया, मोर बोला है मतलब ऐड करना है, मोर बोला है मतलब ऐड करा है, अगर लेस बोला होता तो हम माइनस करते, सबट्रैक्ट करते। तो देखो यहाँ से भी इक्वेशन बनाओ, तो ये x 2y को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कितना आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे क्या होगा x से x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो करते हैं सर, माइनस करते हैं, 2 इक्वेशन को क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्यों नहीं करेंगे सर, हमारा ही क्वेश्चन है, हमारे ही हाथ में, कर देते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट को पहले डिवाइड कर देते हैं, इस बोर्ड को 2 पार्ट में, यहाँ पे लिखते हैं सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बुक में आपको डिटर्मिनेंट मेथड दी गई है, इसलिए मैं ये आपको नॉर्मल वाली मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व होता है। कि यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो x माइनस एक्स कितना आ जाएगा 0, y प्लस 2y कितना होगा 3y, ये न्यू वाले साइन यूज करते हैं, देखो याद रखो ये माइनस वाला नहीं, अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, 20 माइनस 2 आता है 18, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 को उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 6 जा होता है 18, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, y इज इक्वल टू आ गया हमारा 6, कितना आया 6 आया। अगर y की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे अगर पुट करूँगा y की वैल्यू तो मुझे x का वैल्यू भी मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा, तो करते हैं पुट, अभी पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो 1 में पुट कर दो, x प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल टू क्या है 20, 6 को उधर भेज दो तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 20 माइनस 6, तो x इज इक्वल टू 20 में से 6 गए, कितने बचे, आप बोलोगे सर 14, ये क्या आएगा सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या लिखना है आपको सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है एक लेंथ है और दूसरी क्या है ब्रेथ है। तो मिल गया हमें आंसर। आपके बुक में मतलब 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में इसी प्रॉब्लम को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया है, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व किया गया है, उसी की वजह से मैंने आपको इस नॉर्मल वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड से सॉल्व करके दिया है। तो आपके पास अभी कितने मेथड हो गए, एक ये जो मैंने बताई, एक वो जो आपके बुक में दी गई है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें लेंथ भी पता चल गई और क्या पता चल गया ब्रेथ भी पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लास्ट में एक देयरफॉर करके आंसर लिख देंगे कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। देखो x था हमारा लेंथ, ठीक है, और ब्रेथ क्या था y था, एंड ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सॉल्व प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ तक समझा। तो जल्दी से इसका एक स्नैप ले लो या फिर स्क्रीनशॉट, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। तो देखो ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं इनको इसी पेशेंस से हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप कौन से यूज़ किए हमने, पहला तो हमने
जो प्रॉब्लम था हमारा वो पढ़ा, उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझा और उसमें जो भी स्टेटमेंट दिए थे उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट किया। और उसके बाद क्या किया, हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एक x का वैल्यू मिला और उसके बाद जो भी x का और y का वैल्यू मिला उसको पुट करने के बाद, उसको एक इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें दूसरे वेरिएबल का वैल्यू मिला। और इसी प्रकार हमें क्या मिला, हमें लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू मिला। तो क्या करना है, प्रॉब्लम को पहले पढ़ना है, उसको समझना है, जो भी स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल क्या किया, हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसी एनर्जी के साथ हम क्या करेंगे, सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है ये लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, तो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कि ये जो सेकंड एग्जाम्पल है ये कुछ इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पे कुछ वॉचेस का इमेजेस दिया है आपको और ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये 2 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं और जो भी फाइंड आउट करना है वो लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक सेल लगा हुआ है। सेल में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम। एक सेल लगा हुआ है, सेल में क्या है, डिजिटल वॉच और एनालॉग वॉच। डिजिटल वॉच मतलब जिसमें डिस्प्ले होता है तो वो होता है डिजिटल वॉच, और एनालॉग वॉच मतलब जिसमें हैंड्स होते हैं। ठीक है, मिनट हैंड, सेकंड हैंड और आवर हैंड होता है। ठीक है, जिसमें कांटे होते हैं जो घूमते रहते हैं, वो होता है एनालॉग वॉच। ठीक है, तो वो क्या है, एक सेल लगा हुआ है, वॉचेस का क्या हुआ है, सेल लगा है, रिस्ट वॉचेस का। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है, देखो सेल ऑफ फर्स्ट डे, सेल ऑफ फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में क्या हुआ, एनालॉग वॉच जो थे वो कितने 11 सेल हुए और डिजिटल वॉच कितने सेल हुए, 6 सोल्ड आउट हो गए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो रिसीव्ड हो उनका कितना हुआ, 4,330 रुपये उनको मिला। और दूसरे दिन का जो सेल था उसमें क्या हुआ कि 22 टोटल 22 एनालॉग वॉच उन्होंने सोल्ड कर दिए। ठीक है, सेल कर दिए, और उसके बाद 5 डिजिटल वॉच उनके सोल्ड हो गए और उनको टोटल अमाउंट जो मिला उस दिन का, सेकंड डे का, वो मिला 7,330 रुपये। कितना मिला, 7,330 रुपये। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। मतलब जो हाथ पे पहनने वाली जो दोनों वॉच होते हैं, रिस्ट वॉच मतलब कौन सी, एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच, तो इनका हमें प्राइस फाइंड आउट करना है कि डिजिटल वॉच का प्राइस कितना है और एनालॉग वॉच का प्राइस कितना है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे एनालॉग वॉच की प्राइस क्या है या फिर डिजिटल वॉच की प्राइस क्या है, हमें नहीं पता है। पता है क्या, हमें नहीं पता है, बट हमें क्या पता है कि हमारे पास फर्स्ट डे में कितने सेल हुए और सेकंड डे में कितना सेल हुआ, और उसके बाद सोल्ड होने के बाद कितना मनी हमें मिला, कितने पैसे हमें रिसीव हुए। हमें मतलब दुकानदार को, आपको नहीं। ठीक है, हमें मतलब उस शॉपकीपर को जिसने सेल लगाया। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा हो तो ये सेल लगा दो, ऑटोमेटिकली आपके हर एक चीज़ बिक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, या फिर इस एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच की प्राइस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी गई है और सेकंड कंडीशन, मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे का सेल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक चीज़ पता नहीं है, वो है प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच और प्राइस ऑफ डिजिटल वॉच। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच बी रुपीज X and डिजिटल वॉच बी रुपीज Y। ठीक है, तो एक एनालॉग वॉच की प्राइस है X रुपीज और दूसरी डिजिटल वॉच की प्राइस है Y रुपीज। ठीक है, सिर्फ एक वॉच की। ठीक है, तो अभी हमें पता है क्या पता है, 2 दिन का सेल पता है हमें। तो पहले दिन का सेल लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि सेल ऑफ द फर्स्ट डे। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो एनालॉग वॉच कितने सोल्ड हुए, 11, तो यहाँ पे लिखते हैं 11x प्लस दोनों मिला कि इतना अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अभी लिखते हैं यहाँ पे डिजिटल वॉच कितना है, 6y इज इक्वल टू लिखते हैं 4330। ठीक है, 4330, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है, यहाँ तक समझा। अभी दूसरा लिखते हैं इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। शायद ये कंडीशन वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से लिखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, मतलब सेकंड सेल में क्या बोला है उन्होंने, 22 उनकी एनालॉग वॉच सेल हो गई, तो क्या लिखेंगे 22x प्लस 5 डिजिटल वॉच इज इक्वल टू 7330। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने लिख दिए। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ये जो दूसरा इक्वेशन है और ये जो पहला इक्वेशन, इसमें क्या सिमिलरिटी है, तो इसमें ये सिमिलरिटी है कि यहाँ पे 11x है और यहाँ पे कितना है 22x। तो इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22x, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो 0 हो जाएगा। या फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पर 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो हम क्या करते हैं पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 11x प्लस 6y इज इक्वल टू 4330। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 टू ज़ा 22x प्लस 6 टू ज़ा 12y इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, 3 का डबल होता है 6, 6 ये 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या करेंगे, देखो 8660 क्या है, बड़ा है ना ये, तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे लिखो 22x प्लस 12y इज इक्वल टू 8660 माइनस 22x प्लस 5y इज इक्वल टू 7330। क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। ये न्यू साइन हमें यूज़ करना है। देखो 22x माइनस 22x डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 0 हो गया। 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7y, लिख दे यहाँ पे कितना होगा 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3, 6 माइनस 3 आ जाएगा 3, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा 1। तो अभी क्या करेंगे 7 को उधर से शिफ्ट कर दो, y इज इक्वल टू 1330 अपॉन 7, इतना आ गया। ठीक है, अभी देखो 7 को क्या करना है, 133 को सिर्फ डिवाइड करो, 0 को छोड़ दो, 133 डिवाइडेड बाय 7 करो। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल को 7 टाइम बोलने के बाद क्या आता है 133 आता है। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद 19 आ सकता है इसका आंसर। तो देखते हैं 7 1 कितना होता है 7, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 7, माइनस करोगे तो कितना आएगा 63, 7 9 होता है 7 1 7, 7 9 होता है 63। ठीक है, यहाँ पे आएगा 0 0। तो हम बोल सकते हैं कि 7 19 190 कितना होता है 7 190 कितना होता है 1330। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 190, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 190, बट y क्या है प्राइस है, तो क्या लिखेंगे ₹190। अभी हमें क्या करना है, हमें क्या मिला, अभी डिजिटल वॉच का प्राइस मिला। अभी हम क्या करेंगे, इसको पुट करके क्या करेंगे एनालॉग वॉच का भी प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 190 इन, कौन सा इक्वेशन इजी लग रहा है आपको, पहला दूसरा या फिर तीसरा। मुझे तो लग रहा है कि पहला इक्वेशन इजी है, 11 दिखा है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं 1 में ही करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो 11x प्लस 6y की जगह 190 इज इक्वल टू 4330। ठीक है, 4330। तो यहाँ पे क्या करेंगे 11x प्लस 19 6 कितना होता है,
19 6 जा देखो 114 होता है इज इक्वल टू कितना आया 4330। इसको उधर शिफ्ट कर दो 11x इज इक्वल टू 4330 माइनस 114। तो यहाँ पे आएगा 11x इज इक्वल टू माइनस कर दो 10 में से 4 गले गए 6 बचा 3 2 में से 1 गया 1 बचा ये 3 और ये 4 11 को उधर भेज दो x इज इक्वल टू 4316 अपॉन 11। तो अभी माइनस कर दो तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं हम जितना भी आंसर आया होगा। ठीक है तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे ज़ीरो भी आएगा एक, तो यहाँ पे ज़ीरो भी आएगा, तो ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। तो माइनस करो 4316 नहीं आएगा, 0 माइनस 0 0, 13 में से 9 और उसके बाद 2 में से 1 गया बचा 1, यहाँ पे 3190 यहाँ पे लिखते हैं 3190 अपॉन 11। 3190 अपॉन 11 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 11 टू जा आता है 22, तो 31 माइनस 22, 31 माइनस 22 आ गया 990। सो 2 जा ये 9 जा और ये 0, मतलब एनालॉग वॉच का कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है, ₹290। ठीक है ₹290। तो लास्ट में एक सेंटेंस ऐड कर दो कि द प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज ₹290 एंड डिजिटल वॉच इज ₹190। ठीक है तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है तो ये 2 एग्जाम्पल अभी हमने सॉल्व किए। इसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारा होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 3। ये जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, तो इसको पहले हम समझते हैं। ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब एक बोट है, देखो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं फिर भी ट्राई करते हैं हम। एक बोट है वो क्या कर रही है, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही है। अब अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कहाँ पे होता है, ये होता है रिवर्स में। ये नदी जो होती है, नदी जो होती है वो क्या होता है, वो किसी एक ही दिशा में बहती है, नदी एक ही दिशा में बहती है। ठीक है तो नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर कोई बोट ट्रैवल कर रही है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, वो बोट ट्रैवल कर रही है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। तो आप एक बात सोचो, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, अगर आप नदी में तैरने जा रहे हो, रिवर में किसी तैरने जा रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, तो अगर आप नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप स्विमिंग करते हो तो क्या हो जाता है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही तो वो वाटर का स्पीड और आपका स्पीड दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और आप जल्दी ट्रैवल करोगे। बट अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करते हो तो जो नदी का स्पीड होगा, नदी के पानी का बहने का जो स्पीड होगा, वो आपको क्या करेगा, वो आपको अपोज करेगा। अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये नदी के पानी का जो स्पीड होता है, वो आपको क्या करेगा, अपोज करेगा, आपकी स्पीड को कम करेगा। तो उसी को बोला जाता है अपस्ट्रीम, मतलब नदी के पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैरना। ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना। ठीक है तो अगर डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहे हो तो आप नदी के प्रवाह के साथ साथ, मतलब नदी का जो पानी का स्पीड होता है उसके साथ साथ आप जल्दी पहुंच जाओगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप स्विमिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ये समझा आपको अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला। ठीक है उसके बाद क्या बोला है, द सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। ठीक है यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा लिखा है। ठीक है डाउनस्ट्रीम में हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा लिखा है। ठीक है और क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मतलब वाटर करंट और स्टिल वाटर में हमें क्या करना है, बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो करते हैं भाई,
ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगने वाला है। तो अभी हम लिखते हैं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को। तो डाउन स्ट्रीम को हमेशा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ना आपका एक टॉपिक होता है, उसमें ये आपको आएगा अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है और अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है। अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, मतलब माइनस लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो हमें स्पीड तो पता नहीं है, हमें स्पीड पता है क्या, हमें स्पीड पता नहीं है, ठीक है, हमें कोई भी स्पीड पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक को x कंसीडर करते हैं और दूसरे को y। ये जो स्टिल वाटर की स्पीड है हम लिखते हैं यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर and the speed of boat in water current be y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो बोट स्टिल वाटर में मूव हो रही है इसको क्या लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट में y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखो, अभी एक बात हमें सोचनी है, ठीक है, इन्होंने दिया है तो स्पीड डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब वाटर की जो मूवमेंट रहेगी वो भी ऐड हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, वाटर करंट और वाटर स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई लिखते, क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में बोट मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर है तो वो अपोज करेगा तो टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अभी देखो पढ़ने के टाइम ने हमने 10 बार पढ़ लिया, अभी 10 बार बोल लिया स्पीड, बट स्पीड होता क्या है, अब अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें स्पीड पता होना, स्पीड का फॉर्मूला पता होना। तो देखो हमने फिजिक्स में पढ़ा है, हमने साइंस में जो एक टॉपिक होता है या फिर एक और सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, साइंस का एक जो सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, उसमें हमने पढ़ा है कि स्पीड होता है, मोशन जो होता है स्पीड, वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है वो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है और क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। टाइम दिया है और डिस्टेंस दिया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें स्पीड फाइंड आउट करना है, तो स्पीड तो डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें दो ही चीज़ पता है, एक टाइम पता है और एक क्या पता है, डिस्टेंस पता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर गया तो स्पीड नीचे आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड हमें पता है। आप बोलेगे सर अभी तो आपने बोला था नहीं पता है, स्पीड पता है ना भाई, ये है ना स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, ये तो पता है ना हमें, वही हमें कैलकुलेट करना है, तो करते हैं ना भाई। तो जैसा कि हमें ये फर्स्ट कंडीशन पता है, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, देखो 16 किलोमीटर क्या है अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम के लिए क्या आएगा, x माइनस वाई प्लस
24 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम है, 24 अपॉन तो क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। कितना लगे 6 आवर्स लगे ना, तो टाइम आएगा यहाँ पे 6 आवर्स। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे बीच में प्लस कैसे आया, आपका डाउट होगा ना प्लस कैसे आया। तो देखो भाई साहब, इन्होंने क्या बोला है कि ये जब जा रहा है और आ रहा है, ये कौन से टाइम में जा रहा है और आ रहा है, ये पूरा मिला के 6 आवर लगा रहा है ना, पूरा मिला के मतलब एडिशन। ये अपस्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में वापस आ रहा है, तो ये दोनों मिला के टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहे हैं ना, तो दोनों मिला के मतलब एडिशन ही होगा ना भाई। तो यही होगा सर, हो गया हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन लिखते हैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने, देखते हैं। सेम बोट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो ये 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम के लिए कितना है 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है भाई ने, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने घंटे लगे उसको, टोटल लगे 13 घंटे। टोटल कितने लगे 13 घंटे। अभी ये जो इक्वेशंस थे, ये जो इक्वेशन थे, ये हमने पिछले वाले वीडियो में सॉल्व किए। कौन सी मेथड से, इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली मेथड से सॉल्व किए थे। तो अभी मैं आपको आंसर बोल रहा हूँ, ये जो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये आना चाहिए आपका, देखो बुक से ही दिखा रहा हूँ आपको, ये आना चाहिए आपका स्पीड ऑफ स्टिल वाटर 8 किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट जो है, वाटर करंट वो कितना आना चाहिए 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व किया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भूल गए होंगे एक ही दिन में तो आप भूलने वाले लगते नहीं हो मेरे को, एक दिन में भूलने वाले नहीं लगते आप मेरे को। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा, ये जो थर्ड एग्जाम्पल रहेगा, थर्ड प्रॉब्लम, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। आपको विथ स्टेप, विथ रिप्लेसिंग आपको इसको सॉल्व करना है, और मेरे इंस्टाग्राम में आपको उस पेज का स्क्रीनशॉट शेयर करना है मेरे साथ। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने शेयर कर दी है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने बायो में लिख दी है। ठीक है, बायो में डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो उसमें आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे आपको आपका आंसर जो है वो मुझे स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर करना है, या फिर व्हाट्सअप का चैनल भी बना दिया है स्कॉलर्स पैर अकेडमी नाम का, उसको भी फॉलो करो। उसमें ये जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, उनके सारे लिंक मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे पॉसिबल होता है वहाँ पे मैं लिंक शेयर करते जा रहा हूँ। ठीक है, किसी को अगर क्लास 9th और क्लास 10 की ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑफलाइन बैचेस के लिए। ठीक है, किसी को वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ रहा है, तो आप वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करके लिख दो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझा है, आप पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख के दे दो कमेंट में, मैं वो उस टॉपिक के लिए, उस क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एक बात सुनो, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व एग्जाम्पल, तो वो मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला, वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है, और अगर हम सॉल्व एग्जाम्पल ही सॉल्व करते रहे तो अपना प्रैक्टिस सेट के लिए टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है, और समझने के साथ साथ आपको लिख के भी देखना है, तभी जाके वो क्वेश्चन आपको समझेगा। ठीक है, तो मेरे लिए बस आप इतना कर दो, मेरे से ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत है, तो मेरे लिए और आपके खुद के लिए आप थोड़ा सा इतना सा कर दो। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम दो, बुक और पेन साथ में रखो, लिख के देखो, इसको 10 बार प्रैक्टिस करो, 12 बार प्रैक्टिस करो, 15 बार प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ मार्क आने के भी चांसेस होते हैं। मैथमेटिक्स में आप 100 आउट ऑफ 100, मैथमेटिक्स में आप 100
आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो अगर आप ज़िद्दी हो। अगर नहीं भी होगे तो भी इस वीडियो को देख के या फिर आगे आने वाले वीडियोस को देख के आप बराबर ज़िद्दी हो जाओगे, क्योंकि इतने सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आपको मैथमेटिक्स ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट लगने वाला है। ठीक है, इसमें ना रट्टा मारने की ज़रूरत है और ना याद करने की ज़रूरत है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।